बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है संडे ब्रंच विद नितिन गडकरी एंड काम्या जानी ओवर वड़ा पाव एंड चाइनीज फूड एपिसोड 123 कर्ली टेल्स। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पहले मैं इतना खाता था, एक समय 6-6 समोसे खाता था। मसाला डोसा, फिर पुलाव, फिर एक पिज्जा, फिर एक केशर मिल्क शेक, इतना बड़ा इतना खाता था। अभी मेरा बेरेट्रिक सर्जरी का ऑपरेशन होने वाला था और इमली की चटनी और पकोड़े मैंने 5-6 प्लेट बहुत खा लिए। मुंबई इज माय फेवरेट डेस्टिनेशन। आई लाइक मुंबई वेरी मच। Yes, same here. Fist bump. थैंक यू। ओके, घर उनका ना ये हो गया ना गवर्नमेंट की तरफ से। जो गवर्नमेंट के घर होते ना वो सिलसिले में ये नागपुर से दिल्ली तो आ गए, पर अपना दिल और पेट नागपुर में ही छोड़ा है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि इनका मानना है कि महाराष्ट्र से अच्छा खाना और ये कहीं सोया चाप नहीं थी? मिलता। हाँ? वो सोया चाप थी, पता नहीं। वड़ा पाव। Now he may be the minister of road transport and highways, but first he is a passionate foodie और traveling का शौक तो होगा ही, because he has been making some of the best expressways in India. So on this Republic Day special episode of Sunday Brunch, we are meeting the expressway man of India, Mr. Nitin Gadkari. चलिए पता करते हैं आज मेन्यू में क्या है, बट उससे पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि मैं आपके लिए और भी डिलीशियस और टेस्टी कहानियां ला सकूं। हनुमान जी की थी ना? हनुमान जी जी। हाँ, नमस्ते। बहुत अच्छी बनी हुई थी पेंटिंग। नमस्कार, रिपब्लिक डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा 75th ईयर हो रहा है रिपब्लिक डे का। वी कुडंट हैव हैड अ बेटर गेस्ट देन यू। तो कैसा लग रहा है आपकी? दिल्ली में बहुत ठंड है, मैं मुंबई से हूँ, आप भी महाराष्ट्र से ही है। हाउ आर यू कोपिंग अप विद दिस रियली कोल्ड वेदर? दिल्ली में बहुत तो कोल्ड वेदर भी है, पर उससे ज्यादा प्रदूषण भी बहुत है। अच्छा, पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिल्ली। यस, वो मुंबई में भी तकलीफ शुरू हुई है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि देश का एयर पोल्यूशन हम कैसे कम करें, बिल्कुल। और इसीलिए मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का खूब प्रचार करता हूँ हाँ जी, कि हमारे देश का इंपोर्ट भी कम हो और प्रदूषण से मुक्ति भी मिले। मैं आपकी कार्स देख रही हूँ, ये खाली दिखने में फैंसी नहीं है, इनकी मशीन्स भी काफी फैंसी है। तो ये कौन सी कार्स है और ये कैसे चलती है? कोई पेट्रोल नहीं यूज करती है? ना ना ना, ये टोयोटा की इनोवा गाड़ी है। ओके, ये वर्ल्ड की पहले फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। ओके, इसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है अच्छा, या 100% पेट्रोल भी डाला जा सकता है। ओके, इथेनॉल किसान तैयार करते हैं। Right. शुगर कैन जूस, मोलाइसेस, राइस, कॉर्न, राइस स्ट्रॉ, बाम्बू, सबसे अलग अलग प्रकार का इथेनॉल तैयार होता है और 100% इस पर चलती है। ये यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करती है। ये पहली बार देश की गाड़ी है जो फ्लेक्स फ्यूल पर यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। और इसमें ऐसा होता है कि ये गाड़ी जब चलती है तो ये 60% बिजली पे चलती है और 40% फ्यूल पे चलती है। अच्छा। तो इसका पेट्रोल का रेट, हाँ, अगर आप समझो 100% पेट्रोल पे ये गाड़ी चलाएंगे राइट, तो उसके बदले में इसका रेट 25 रुपए लीटर एवरेज के हिसाब से आता है। वाओ, ये सस्ती है, हाँ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। दूसरी बात, ये किसानों को पैसा जाएगा। आज हम जो 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी, उसके बजाय अगर हमारे 16 अभी लाख करोड़। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सबके फ्लेक्स इंजन ऐसे तैयार हुए हैं, तो वो 100% इथेनॉल पर चलेंगे तो पेट्रोल का यूज ही देश में नहीं होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और ये जो 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, ये पैसा रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगा। और मैं बड़ा मिशन के रूप में इसमें काम करता हूँ। और ये हम लोगों के लिए कब मिलेगी ये गाड़ियाँ? ये अभी आ जाएगी जल्दी ही। अभी वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 1.5-2 साल में आ जाएगी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो पेट्रोल का तो बहुत प्राइस बचने और वाला है। टोयोटा की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक आ गई है। ओके, हाँ जी, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल ऐसी
राइट ये जल्दी आएगी। और ये यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को वर्ल्ड में पूरी कंप्लाई करने वाली पहली गाड़ी है। आपको गाड़ी चलाने का शौक है? अभी था पर अभी नहीं चला था। ये जो दूसरी गाड़ी है ये इलेक्ट्रिक की है। ओके ये इलेक्ट्रिक Hyundai की चलती है। हाँ, इसका कोई यही नहीं है, खर्चा ही नहीं, आवाज भी नहीं, धुआं भी नहीं, उसमें भी धुआं नहीं, आवाज नहीं। मैं इतने दिनों से यूज करो, एक भी बार बंद नहीं पड़ी, बेस्ट है। और चार्ज करने में ये कितनी देर लेती है? वो चार्जर है, अच्छा रात को चार्ज हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे देश में स्कूटर ज्यादा से ज्यादा 24 या 26 किलोमीटर रोक चलाते हैं, राइट तो घर में रात को जाके चार्ज हो सकती है। गाड़ी भी मैक्सिमम 70-80 किलोमीटर चलती है, तो घर में जाके आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं रात को। और एक गाड़ी 300, 350, 250 किलोमीटर, इसलिए चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ अब कल जाके मैंने इसके ऊपर सोलर लगा दिया, ओके ये सोलर से पावर आएगी और सोलर पे चलेगा, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा नहीं है। आप अपने खर्चे बहुत बचा रहे हैं, आई कैन अब सी। ये सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी है, ये है हाइड्रोजन पर। ये हमने शायद देखी थी ना। इसका नाम है मिराई। ओके मिराई मीन्स फ्यूचर, जापानी Right. वर्ड है मिराई, ये हाँ जी। प्रोटोटाइप गाड़ी है। इसका नाम है मिराई मीन्स फ्यूचर। राइट हाइड्रोजन 4 प्रकार के होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन। राइट जो ब्लैक हाइड्रोजन होता है वो कोयले से तैयार होता है। राइट ग्रीन हाइड्रोजन होता है ये बायोमास से, ऑर्गेनिक वेस्ट से और पानी से तैयार होता है। और जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से होता है। तो हमारे देश में आज कोई कमी नहीं है, आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। अभी हाइड्रोजन मिशन हमारे इस सरकार ने, राइट प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली अपॉइंट किया, हमने नियुक्त किया है, 3000 करोड़ दिए उसके लिए। धीरे धीरे हमारे देश में हाइड्रोजन ये फ्यूल पॉपुलर होगी। हमारे टाटा लेलैंड ने ट्रक ऐसी इंजन पर ऐसे बना दिए कि जो हाइड्रोजन पे चलते हैं। बसेस चल रही है, हेवी इंडस्ट्रीज की जो मशीनरी इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन वो बन रहे हैं Right. इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पर। अब हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम होगा, हमारे देश के 16 लाख करोड़ बचेंगे और धीरे धीरे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में देश कन्वर्ट होगा और दिल्ली जैसे शहरों का प्रदूषण भी मुक्त होगा। वाह अभी दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें 40% ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर पेट्रोल डीजल के कारण है, और ये भी कमी आएगी और लोगों का लाइफ सस्टेनेबल होगा। बिल्कुल। पर एक होता है गाड़ियां बदलना, दूसरा होता है माइंडसेट चेंज होना। आपको लगता है लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि काफी यूज टू है पेट्रोल मुझे नहीं लगता से? ये चैलेंज। अभी देखो, जब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था हाँ तो मुझे पत्रकार पूछते थे रास्ते में बंद हुई तो क्या होगा, हर बार ये सब सवाल पूछते थे। कोई नहीं पूछता, मैं पूछता हूँ पब्लिकली, किसी की गाड़ी बंद पड़ी हुई आपने देखी है क्या? करेक्ट एक तो भी बताओ, नहीं है। नहीं है। अब इलेक्ट्रिक के गाड़ी के लिए वेटिंग लिस्ट है। अब मेरे पास लोग आते हैं कि आउट ऑफ टर्न मुझे गाड़ी मिला के दो। इलेक्ट्रिक स्कूटर के 400 स्टार्टअप शुरू हुए हैं वहाँ, तो फरीदाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, छोटे छोटे शहरों पर, और वो लड़के अब स्कूटर बना रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, बड़े ब्रांड वाले स्कूटर 125-140 किलोमीटर की है, वो 60 किलोमीटर के बनते हैं, वो 1.5 लाख में बेचते हैं, ये 70,000 में बेच रहे हैं। वाओ तो आज ये क्रांति हो गई है। तो इलेक्ट्रिक में हुआ, इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही। अब एक देखिए 5 साल के अंदर आपको डीजल की बस ही नहीं दिखेगी, पूरे इलेक्ट्रिक पे दिखेगी। अब इलेक्ट्रिक की डबल डेकर राइट मैंने मुंबई में लॉन्च की, तो धीरे धीरे लग्जरी बसेस, कोचेस सब इलेक्ट्रिक पर आएंगे। वाओ। मैं और भी आपके सारे प्लान्स के बारे में जानना चाहूंगी, पर मुंबई वालों के लिए ये ठंड कुछ ज्यादा ही है। हम अंदर चलते हैं। मैं इस एक्चुअली फॉसिल फ्यूल के खिलाफ पोल्यूशन के हिसाब से अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल का प्रचार मिशन जैसा करता हूँ। बिल्कुल। देखो, इस देश के 16 लाख करोड़ बचाना, हाँ जी। ये अगर इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे तो कितना गरीबों का फायदा होगा, कितने रोजगार निर्माण हुए, कितनी डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल। और किसानों को इसमें से 3-4 लाख करोड़ गए, तो हमारा किसान गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, बिल्कुल। स्मार्ट होंगे। और ये इंडिजीनियस होगा, हाँ, राइट, सब बिल्कुल। पूरी तरह से हमारे लिए। बिल्कुल। बीजेपी का अध्यक्ष बनकर आया था, हाँ। तो हाफ शर्ट में और हाफ स्वेटर में आया। सर यहाँ पे। हाँ जी, तो जब आप आए थे यहाँ पर आपको भी बड़ी ठंड हाफ लगी? शर्ट में और स्वेटर पहन के आया था। हाँ। मुझे पता ही नहीं था, मेरा दिल्ली जाना ज़्यादा आना नहीं होता था। तो फिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह, तो रविशंकर प्रसाद जी थे, वो बोले आप ऐसे कैसे करेंगे, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, 5 डिग्री 4 डिग्री होगा। तो फिर एक सिक्योरिटी गार्ड वाला था मेरे जैसा, उसमें मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा था, तो उसका कोट लेकर मैंने पहना और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की, मीट द प्रेस।
बाद में रात को मैं गया कैनॉट प्लेस में और मैंने पहली बार कोट के कपड़े खरीदी किए हैं। आई नो महाराष्ट्र वालों के पास विंटर वेयर तो होता ही नहीं है। मुंबई में कभी है ही नहीं, वहाँ है ही नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल, पर अभी आप सेटल हो यहाँ चुके पर हैं, तो अपना नागपुर बहुत का ठंड खाना होती मिस है। करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सेटल हुआ हूँ और अभी दिल्ली कर भी बन गया हूँ। अच्छा। और मेरे यहाँ 4 शेफ हैं अच्छा, और मैं रोज रात को कहीं बाहर भी खाता हूँ और घर में भी अलग अलग प्रकार की चीजें। चाइनीज शेफ है, अच्छा। मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे यहाँ सब प्रकार के व्यंजन बनते हैं। मैंने सुना है आप घर पर पॉलिटिक्स से ज्यादा खाने में क्या बनेगा इस पर ज्यादा चर्चा होती है। 100%। मैं पॉलिटिक्स की लगभग चिंता करता ही नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स की जो मेरी डेफिनेशन है, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राइट। फिर मैं 6 वैन है, आंखें जांच करना, मेडिकल ये करना, मैंने हजारों लोगों को पैर लगा के दिए, हाथ लगा के दिए। फिर मैं 25 से 30 हज़ार मैंने हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। अब मैं कैंसर में काम करना चाहता हूँ। तो मैं बाद में 1200 महिलाओं से मैं वो कतरन होती ना रेडीमेड, उसकी दरिया बनाता हूँ, आपको दूंगा। तो मैं सेवा का काम करता हूँ और शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में काम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। तो मैं उसी से जीता हूँ। मैं पॉलिटिक्स का लगभग नहीं के बराबर करता हूँ। मैं 2 साल पहले आपके घर पर आई हूँ नागपुर के, और बहुत सारे लोग आए थे। इट वाज लाइक एन ओपन डोर, मुझे लगता है। तो यही आपका रिचुअल है? इट्स लाइक मैं अभी जब मेरे नागपुर में जिस दिन लोगों को मिलने का दिन होता है, हाँ। तो मुझे 2,500 से 3,000 लोग मिलते हैं। हाँ जी। पूरा पुलिस बंदोबस्त होता है उस दिन। और मैं आखिरी व्यक्ति को मिलकर 11 से शुरू करता हूँ, 3:30, 4 जो भी बजे, फिर खाना खाता हूँ। और यहाँ भी मेरे यहाँ सब खुला रहता है। बिल्कुल। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, वो बहुत याद रखता हूँ। उन्होंने कहा, आप कितने भी इम्पोर्टेंट काम में आपको जाना होगा, आपको टाइम नहीं होगा, तो घर के बाहर जो खड़ा होगा उससे 1 मिनट, आधा मिनट तुम्हें मिलकर फिर जाना। मैं इसका पालन करता हूँ। कभी कभी कार्यक्रमों में लेट हो जाता हूँ, पर मेरे घर पे आया हुआ व्यक्ति मुझे बिना मिले गया ऐसा होता नहीं। अभी मैं Z+ सिक्योरिटी में हूँ, तो लोगों को आने में चेकिंग वगैरह थोड़ी सी तकलीफ होती है। पर मैं मानता हूँ कि लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास और लोगों का समर्थन, यही राजनीतिक नेता की पूंजी होती है और उसी के आधार पर वो टिकता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं इनके घर गई थी एंड आप मुझसे भी मिले थे, बट आई एम श्योर आप इतने लोगों से मिलते हैं, आपको सब याद नहीं होगा। बात करते हैं खाने की। तो आप बताएं मुझे, व्हाट इज योर फेवरेट फूड इन दिल्ली एंड इन नागपुर? और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, दिल्ली का खाना ज्यादा अच्छा लगता है या मुंबई का? पहले कंट्रोवर्शियल जो जवाब क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, आई लाइक मुंबई। यू लाइक मुंबई? मुंबई जैसा कुछ नहीं। रात को 12 बजे ही कम पैसे में आपको मिलेगा। मुंबई की भेल मुझे पसंद है, पाव भाजी पसंद है, पुलाव पसंद है, वड़ा पाव पसंद है, सैंडविच पसंद है, सब कुछ ही। और मुंबई में मैं 4-5 होटल में, फुटपाथ पर, छोटे छोटे स्ट्रीट पर भी मैं भेल खाता था। अभी भी बराबर बारात को निकाल के खाता हूँ। और मुंबई जैसा कुछ नहीं। तो पहली बात तो मुंबई पसंद है। हाँ। दूसरी बात, दिल्ली में आलू पराठा और पनीर, यही कॉमन है। और आपको पनीर पसंद है या नहीं? बिल्कुल नहीं खाता मैं पनीर और मशरूम नहीं खाता। और वेजिटेरियन होकर अगर आप और दिल्ली में, पोटैटो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो वो आलू पराठा से आपका शुगर भी बढ़ती है। और आपका वैसे पर्सनल फेवरेट फूड, जब भी आपको योर कंफर्ट फूड क्या पसंद है? चाइनीज वेजिटेरियन मुझे पसंद है। और आपने अभी रिसेंटली वेट लॉस भी किया है, तो अभी आपके अपने डाइट का कुछ स्पेशल ध्यान दे रहे हैं? पहले मैं इतना खाता था, अभी एकदम इतना मर्यादित हूँ कि अच्छा। 2 फुलके और थोड़ी सी चावल, यहाँ तक सीमित रखा हूँ। पहले मैं एक समय 6-6 समोसे खाता था। अभी मैं याद है, एक दिन मुंबई के सुख सागर में जाता था, मसाला डोसा, फिर पुलाव, फिर एक पिज़्ज़ा, फिर एक केशर मिल्क शेक, इतना बड़ा, इतना खाता था। अभी मैं इतना कम खाता हूँ। तो एक दिन उसने पूछा, सर आपका हमारी टेस्ट बिगड़ गई क्या? मतलब तुम्हारे टेस्ट में प्रॉब्लम मेरे में हुआ है। अब मैं अभी 135 किलो था, अब मैं 90 किलो। काफी तो रिड्यूस। अभी आपने अपना डाइट थोड़ा कम कर दिया है पहले से, या सोच समझ कर खाने लगे? हाँ, डाइट कम कर दिया। और व्हाट अबाउट नागपुर? कोई वहाँ की कोई स्पेशलिटीज आपको बहुत पसंद हो? नागपुर में भी मुझे काफ़ी, बाहर भी जाता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी
MSc है फूड एंड न्यूट्रिशन में, ओ अच्छा। और कोविड में मैंने सदुपयोग किया। मैं यूट्यूब पर रेसिपी निकालता था और वो रेसिपी तैयार, मेरे हाथ में, मैं पाव भाजी बनाऊँ अभी ये सब बनाने लगा। तो मेरे नाती ने कहा मेरी पत्नी को कि आजी तुमसे अच्छा हवाई बनाते अभी मैं काफ़ी चीज़ें, सूप बनाने लगा, सैलड्स बनाने लगा। तो कभी फुर्सत मिलती है तो मैं वो भी करता हूँ। और रोज़ रात को 12 बजे 11 बजे मेरा शेफ मेरे पास आता है। हाँ। और फिर मैंने एक मेनू चार्ट बनाया। हाँ। अभी मैंने चाइनीज का भी बनाने के लिए कहा है। मैं बोलता हूँ आज क्या, तो आज ये खाऊंगा, कल ये खाऊंगा। ये बड़ा सीरियसली विचार करके। देखो जिंदगी जिसका जन्म है उसका मृत्यु हटाना है। जिंदगी खुशी से आनंद से जीनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं पालना चाहिए। मैं अपने हिसाब से अपने जीवन जीता हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ में जब जनता बोलेगी तब तक काम करेंगे, नहीं तो और कुछ करेंगे। तो आप रोज बैठ के मेन्यू अपना डिसाइड करते हैं कि कल मैं क्या खाऊंगा, ऑल 3 मील्स की। हाँ, और दूसरा बात मेरे पास मशीन लगी है अभी, तो क्या खाने से शुगर बढ़ती मुझे पता चला। अच्छा। पोहा मेरे लिए बहुत सबसे पसंद है। हमारे यहाँ का पोहा सपोज टू भी, इसको खाने के लिए लोग आते, इतना अच्छा है। अच्छा। पर मैं पोहा खाने से मेरी शुगर बढ़ती है, ओ। तो मैं पोहा टालता हूँ। हाँ। अब धीरे धीरे मैंने तय किया अभी कॉर्न का फ्लेवर थोड़ा यूज करो तो उसमें उतनी शुगर नहीं बढ़ती। अच्छा। तो अब मुझे ध्यान में आया कि क्या खाने। अभी मैं सैलेड्स, छाछ, फिर सूप, वेज सूप, क्लियर सूप, तो थोड़ा उससे पेट भी भर जाता है और ये भी मिलता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके बारे में सुन रही थी। आपको एडमिट होना था हॉस्पिटल में, लेकिन आपने जाकर कहीं पकोड़े खा लिए। तो उस इंसिडेंट के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। मेरा बेरेट्रिक सर्जरी का ऑपरेशन होने वाला था। तो रात को 11 बजे मैंने होटल में, मैं आऊँगा किसी को बोलो मत, क्योंकि एकदम लोग इकट्ठा हो जाते तो मुश्किल होती है। हाँ जी। होटल ऐसी गली में था, सड़क चाप पर, वहाँ पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं बर्डी पर। अच्छा। तो मैं उसके यहाँ गया और इमली की चटनी और पकोड़े मैंने 5-6 प्लेट बहुत खा लिया। और मैंने कहा कि चलो अब आगे वजन कम करना है तो ये मौका नहीं आएगा। फिर मैं सुबह के फ्लाइट से मुंबई गया, फिर वो सैफी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हाँ जी। फिर मैंने अपना ऑपरेशन करा। खाने का प्यार। सो गडकरी जी, लेट्स प्ले अ गेम। मैं एक डिश का नाम लूंगी, आपको मुझे उसका नागपुरी वर्जन बताना है, ठीक है? पोहा, तरी पोहा, बर्फी, संतरा बर्फी, मिर्ची, मिर्ची पकोड़ा बनता है, मिर्ची भजिया, कुचुम्बर, कुचुम्बर का सैलेड खाता हूँ मैं। चिकन, साउजी खाते हैं। चिकन। अच्छा, आप खाते ही नहीं। पर हमारे यहाँ जो साउजी चिकन का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, हाँ। उसमें मेरा फोटो लगा हुआ है। धापेवाड़ा में संजू सावजी करके है। हाँ। वो बड़ा उसको बड़ा प्रसिद्ध हो गया। नागपुर से रोज लोग गाड़ियाँ लेकर वहाँ आते हैं हमारे यहाँ। तो जब मेरा फोटो देखते तो उसको पूछते कि साहब खाते हैं क्या? बोले वो नहीं खाते। मैं आपको कुछ चॉइसेस दूंगी, आपको एक चूज करना है, ठीक है? इस गेम का नाम है दिस और दैट। तरी पोहा या कांदा पोहा, तरी पोहा, कोथिंबीर बड़ी या अड्डू बड़ी, कोथिंबीर बटी, वड़ा पाव या तरी आलू बोंडा। वड़ा पाव। वैसे वड़ा पाव। वड़ा पाव में वड़ा होता ही है वो। हाँ जी। पर इसमें आपको एक बताता हूँ, हाँ जी। एक पूना में बड़ा प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है प्रभात करके। अच्छा। रेस्टोरेंट की उसके काफी मुझे बहुत नॉलेज है। पसंद है। वो रेसिपी मैंने लाई और अभी मेरे घर पे आप भी बनाइए। वो रेसिपी ऐसी है, बताओ रेसिपी, हम सब बनाएंगे, सारे ऐसा है कि फॉलोअर्स। पोटैटो उबाल कर उसको बारीक करना, फिर उसमें नींबू तुम्हारे अंदाज से दुगना डालना, काला नमक डालना, अदरक की पेस्ट डालना, लहसुन की पेस्ट डालना, और उसके साथ ओनियन की भी पेस्ट डालना, और मिर्ची जो है वो बारीक नहीं करना एकदम, उसके थोड़े थोड़े बारीक टुकड़े रहेंगे, वो मिर्ची बारीक करके वो डालना, और उसका बड़ा खा के तो हल्दी नहीं, तीखा नहीं, कुछ नहीं, इतनी ब्यूटीफुल टेस्ट आती है उसकी। अच्छा। आप अदरक और उसमें लहसुन की पेस्ट ज्यादा डालिए, और नींबू और थोड़ा शक्कर भी डालिए थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा था। और काला नमक डालिए, बहुत सुंदर बड़ा होता है वो। ये मैं जरूर ट्राई करूंगी। और ये प्रभात का बड़ा। पुना का तो मैं जब भी पुना जाता हूँ तो मेरे हाँ जी। प्लेन में वो बड़े, मेरा मित्र है सारंग का, वो लाके देता है। मैं वो बराबर बड़े, अभी परसों पुना गया था, 3 बड़े खाए मैंने, इतना बड़ा बड़ा। I can't believe आप कितने पैशनेट हैं अबाउट फूड। अब प्रभात के बिजनेस का क्या होगा? आपने रेसिपी बता दी, अब सारे वही बना लेंगे वो घर उसने पर। बताया नहीं, मैंने उसकी टेस्ट लेके अंदाज से वो तैयारी की। अच्छा। पूरन पोली या थाली पीठ? दोनों भी पसंद है मुझे। और पूरन पोली जब मैं खाता हूँ हाँ। तो एक कटोरी में घी लेता हूँ, हाँ। और घी डुबा डुबा के पूरन पोली खाता हूँ। थाली पीठ भी अलग अलग प्रकार के हैं। मुंबई में आस्वाद में थाली पीठ मिलता है, प्रकाश में मिलता है।
वो बहुत अच्छा है। इसकी एक बड़ी अच्छी घटना है। हाँ जी। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था उनके मंत्रिमंडल में। एक दिन अचानक खाना खाते समय पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और खाना शुरू हुआ तो उनके साप्टे करके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मुझे भी रखा, मैं भी खा रहा था। उतने में वो थाली पीठ खाया मैंने। बोला सर डब्बा घर से नहीं आता? क्या बात कर रहे हैं? बोला डब्बा घर का ही है। बोला नहीं, ये थाली पीठ प्रकाश का। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। साप्टे को बुलाया, बोले फोन लगाओ घर मिसेज जोशी को। फोन लगाया, पूछा थाली पीठ कहाँ का है? उसने कहा प्रकाश का। इतना मुझे होटल में बाला साहब ठाकरे मुझे कहते थे अलग अलग प्रकार के भजे ये वो, मैं पहचान लेता हूँ कौन से होटल का कौन सा है घर। इतना फूडी है। पसंद है खाना। ओह माय गॉड, आप अब भी जाते हैं विद योर जेड सिक्योरिटी कभी कभी खाने रात को 10:30-11 के बाद मैं 2-3 गार्ड के साथ सब होटल में जाता हूँ। पर वो थोड़ा सो जल्दी जाने में तकलीफ होती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हाँ जी। मुश्किल जाती है। चपाती या भाकरी? चपाती। आलू वांग्याची भाजी या पटोडियाची रस्सा भाजी? आलू वांग्याची भाजी मुझे पसंद है, वो मेरी पत्नी सबसे अच्छी बनाती है। ओह, उसकी भी कोई सीक्रेट रेसिपी है? हाँ रेसिपी है, अच्छा। बहुत लोग पसंद करते हैं। ओके। और अभी आजकल मेरी खेती है नागपुर में, हाँ 18 किलोमीटर दूर, और मेरा घर है, शेफ है, और वहाँ जाकर मैं अपने घर के ऑर्गेनिक सब्जियाँ वो भरीत के साथ वांगे की भाजी सब्जी बनाती है। और अभी मैंने एक बहुत अच्छी, मेरे एक प्रेमी है उनके घर पर मैं गया था खाना खाने, उन्होंने एक नई डिश बनाई, वो मैंने घर बनाई। बैंगन है ना, उसको गोल काटना, ये वाली बनाऊंगी मतलब। फिर तेल ये ना बनाना। मोरी और थोड़ी फोड़नी डालकर, अब ऐसे क्या जब तो ये नहीं खिलानी। उसको बैंगन मैंने को दोनों सुनी बाजू से देनी। थोड़ा गर्म करना, ज्यादा कड़क नहीं करना। और फिर उसको रखकर दही को बांध के रखना। ओके, दही का पानी निकल कम जाएगा। कर लेना, एकदम चक्का नहीं बनाना है, थोड़ा कम करना। ठीक है। और दही में थोड़ा फोड़नी देना, ठीक है। उसमें थोड़ा तीखा मिर्ची डालना और नमक डालना, और वो फोड़नी का दही होगा, और वो दही उसके ऊपर में डालना। अब देखो कितनी बढ़िया डिश बनती है। सारे शेफ्स वहाँ पे इनसिक्योर हो रहे हैं आपकी इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपी सुनकर। डेफिनेटली अभी गोइंग ये टू ट्राई जो दिस। मशरूम आती है ना, हाँ। मेरे यहाँ मशरूम का सूप बनता है। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। मशरूम मैंने वो जो ये जो हिमाचल प्रदेश में मिलती है ना, गुच्छी, ओके, हाँ जी। गुच्छी बहुत महंगी, 8,000 रुपए किलो होती है, उसका सूप बनता है। हमारे यहाँ संतरे का सूप बनता है। संतरे का सूप बहुत पॉपुलर है जो हमारे यहाँ बनता है। संतरे का सूप, ये मैंने बहुत कभी सुंदर। सुना भी नहीं है। कैसे टैंगी सा खट्टा मीठा टेस्ट होगा बिल्कुल उसका? बढ़िया रहता है। आप भी उसको है तो मैं बोलूंगा सब करने के लिए, आपको अच्छा, बहुत ठीक अच्छा है। ठेचा या कोशिम्बीर? मुझे मूला, गाजर, प्याज डाल के दही में डाल के कोशिम्बीर बहुत ज्यादा पसंद ज्यादा है। पसंद है। और ठेचा जब बनता है तो वो ठेचा भी मैंने अपने घर में उसका फार्मूला तय किया। अच्छा। धनिया, मिर्ची, खोबरा और डालकर उस पर थोड़ा सा लहसुन का बारीक करके डालना, और उसके ऊपर नींबू, थोड़ी शक्कर और नमक, वो डाल के वो ठेचा मैं खाता हूँ, मुझे पसंद है। दूसरा, आजकल सिंथेटिक मिर्ची मिलती है। अच्छा। मैं अभी बहुत रेस्टोरेंट में दिल्ली जाता हूँ, उनको भी पता है, हाँ जी। और शेरेटन में बुखारा में जाता हूँ, हाँ। वो बना के ही लाता है, उसको मालूम है मुझे। वो जो हरी मिर्ची होती है, हाँ जी। उसको काटना, थोड़ा फ्राई करना, सीड निकाल लेते हैं, उसको नींबू और नमक लगा के, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, वो भी मुझे बड़ी पसंद है। संतरा बर्फी या सोन पापड़ी? वैसे संतरा बर्फी मुझे पसंद है। मदर डेयरी को मैंने बनाने के लिए लगाया नागपुर में, वो बहुत पॉपुलर हुई। हाँ जी। अभी मदर डेयरी बहुत फैक्ट्री डाल रही है, बना रही। और मैं अभी एक मेरे मन में है कि संतरे के से संतरे की पाउडर तैयार करेंगे जूस अच्छा। से, और वो पाउडर खवे में डाल के संतरे की बर्फी बनानी। तो जब नागपुर में बनी थी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसको मैंने बुलाया, और मैंने बोला संतरे की पाउडर निकाल कर हाँ जी। वो खवे में डाल के, ओरिजिनल संतरे का, इसेंस नहीं डालना, अच्छा। मुझे बर्फी बनानी है। और वो नागपुर का ब्रांड होगा, क्योंकि संतरा, नागपुर इज कॉल्ड एज ऑरेंज कैपिटल। राइट। ऑरेंज की बर्फी बनाने के पीछे लगाओ। वैसे अभी जो मदर डेयरी है वो भी अच्छी बर्फी बनाती है। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आप सिर्फ रोड्स नहीं बनाते हैं, आप बर्फी के बारे में भी सोचते हैं, और बर्फी किस तरह से इनोवेटिव तरीके से बनानी है। हमारे यहाँ खोवा जिलेबी मिलती है, अच्छा। राम भंडार करके है, बहुत सुंदर मिलती है। दही जिलेबी खाते हैं, दही कलाकंद खाते हैं। सुबह रोड पर दही जिलेबी बहुत पॉपुलर है। इंदौर में, इंदौर एक ऐसी जगह है हाँ। जहाँ सब चीजें, वो मक्का है ना, किस हाँ की, जी। उसका किस बनाकर बहुत सुंदर डिश बनाते हैं। क्या बना के? आई डोंट नो मक्का क्या बोला। इंदौर में साबूदाना होता है ना, हाँ। उसकी उससे बहुत सुंदर बनती है, पोहा अच्छा होता है। हाँ जी। एक ये लास्ट है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। माँ के हाथ का खाना या बीवी के हाथ का खाना?
वैसे तो माँ के हाथ का खाना भी अच्छा था और बीवी का भी अच्छा था। अगर मैं बीवी का अच्छा नहीं कहूँगा तो फिर आप मेरी एक बात बताओ, मेरी बीवी एक तो MSc है फूड न्यूट्रिशन में, राइट। और कभी कभी अब हमारा बहुत लोग खाना खाते तो शेप बहुत है, मैं उसको बोलता हूँ तुम एक काम, मेरी बैंगन की सब्जी तुम करो, सांबार वड़ी तुम्हारे हाथ की चाहिए, वो भी अच्छा करती है, तो कुछ डिशेस हैं जो आपकी वाइफ ही थाली बनाते पीठ हैं। अच्छी बनाती है। अच्छा। फिर मैं घर में डिस्कशन होता है आज क्या करना है, इसको क्या ऐड करना। देखो ये हमारे लिए पैशन भी है, इंटरेस्ट भी, इसमें कोई छुपाते नहीं। बिल्कुल। क्योंकि मेरी फिलोसॉफी ये है कि मैं अपने जीवन को अपने जिससे खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, उससे जीना चाहता हूँ। और मेरा पब्लिक लाइफ ट्रांसपेरेंट है। मैं लोगों को बोल देता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, देखो आपको अच्छा लगे तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मैं ऐसे ही चलूंगा। हमने खाने की बहुत सारी बातें कर ली। नाउ आई एम क्यूरियस टू सी कि आज आपके किचन में क्या बना है। आज का मेन्यू तो आपको पता ही होगा क्या बना है आज खाने चलिए आप और कुछ बोलेंगे तो बना के तुरंत लेंगे। में। नहीं, जो बना है हम वही खा लेंगे। लेट्स गो। थैंक यू। ओ वाओ, सब बना हुआ है, चाइनीज भी है, काफी वड़ा डिलीशियस पाव ब्रेड नजर है। आया मुझे। जो मैंने बताया ना। हाँ, अच्छा वो। अच्छा ये मिर्ची वाओ, वाली दिस लुक्स लाइक अ ग्रेट स्प्रेड। यहाँ पे मुझे दिल्ली का ब्रेड पकोड़ा दिख रहा है, महाराष्ट्र का साबूदाना साबूदाना वड़ा एंड वड़ा पाव। कांट वेट टू ट्राई इट ऑल। ये मुझे लग रहा था सोया चंक्स। तो इसका नाम क्या है इस डिश का? ये क्या है? ब्रेड पकोड़ा बोलते हैं, पर ये इसमें बटाटे और प्याज की सब्जी है, ये परफेक्ट आपने मिक्स कर दिया है दिल्ली और मुंबई फ्लेवर को। और ये मिर्ची खाई है। और ये मिर्ची साथ में। मैं वैसे मिर्ची कभी नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत तीखा लगता है, बट ये बहुत टेस्टी है। मैं ये तो बहुत हमारे खाती यहाँ हूँ, मुझे बहुत एक अच्छी गार्डन लगती है। है। सब्जियां घर में होती है, शायद हमारे घर की है। ओह अच्छा। आपके शेफ आपसे परेशान नहीं होते? आप इतने इंस्ट्रक्शन उन्हें देते हैं, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। कभी कभी पसंद नहीं आया तो मैं बोल देता हूँ। बोल देते हैं आप। सर आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई? एंट्री में 75 में जब इमरजेंसी लगी तो मैं विद्यार्थी था, इमरजेंसी के खिलाफ काम करता था। फिर जेपी आंदोलन में चला गया, विद्यार्थी परिषद का काम करता था, ABVP का। और फिर इमरजेंसी के खिलाफ लड़ता रहा, तो मैं वही मेरा लाइफ बन गया। फिर जनता पार्टी का चुनाव हुआ, अच्छा। काम किया, फिर आ गया इसमें। तो कभी आपने सोचा है अगर मैं इसमें पॉलिटिक्स में नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता? मेरे जीवन में सोचना ही बंद किया है मैंने। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे मालूम है सीखो। हमारे लाइफ में भगवान ने जो कुछ होना है वो होगा। हाँ जी। आप चलते रहो, आनंद से रहो, खुशी से रहो और चलो, यही मेरा प्रिंसिपल है। तो अगर आप मुंबई का फूड कभी मिस करते तो ये दिल्ली में कहीं मिलता है? मुंबई जैसा वड़ा पाव? हमारे ऑफिस में हमने एक कैंटीन शुरू किया है। अच्छा, महाराष्ट्र भवन में? नहीं, ट्रांसपोर्ट भवन में। ओह अच्छा, वहाँ मुंबई का कैटरर है, महाराष्ट्र का। ओके। टेस्ट वड़ा पाव मिलता है, सब दिल्ली वाले। मैं ना एक फूडी के साथ एक ट्रैवलर भी हूँ, और अभी रिसेंटली बहुत इंडिया में घूम रही हूँ, एंड आई हैव बीन अमेज्ड बाय द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कमिंग अक्रॉस। तो सबसे पहले जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, बहुत सारे ये रोड्स लिए। मैं जानना चाहूँगी आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? पहले तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मैंने लाइफ में पहला बनाया था, बहुत हेल्पफुल है वो वर्ली हमारे बांद्रा लिए। सीलिंग बनाया। उससे भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, और जो लाइफ की शुरुआत में मैंने बनाए, दोनों प्रोजेक्ट मेरे बहुत फेवर के। 55 फ्लाईओवर्स मुंबई में, राइट। बाकी तो बहुत हाईवे बने, टनल्स बनी, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। मुझे खुद को 7 डिलीट्स मिली है, 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और 3 बाकी जगह। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं युवाओं के सामने IIT, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो बड़े खुश होते हैं। मैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जब ले रही थी, यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज एक्सप्रेसवे तो बहुत अच्छा बना ही है, टोल जो था 30 लेन का, वहाँ पे मैंने बहुत सारी महिलाएं भी देखी काम करते हुए, एंड आसपास के विलेजेस में जो रहती हैं, सो यू नो वन नेवर थिंक्स ऑफ इट, बट काफी एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इन एक्सप्रेसवे से बनकर, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो 40% फिर वापस आता है, और 60% में परचेसिंग पावर बढ़ती है लोगों की।
गिट्टी, मुरूम, सैंड, ट्रक, फिर हेवी मशीनरी चलाते हैं, डांबर लगता है, ये लगता है, लोग काम करते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा वापस मिलता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट। इंडस्ट्री आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और गरीबी दूर होती है। साथ ही द इंटरेस्टिंग बिट इज द एनवायरनमेंट का भी जैसे हम ध्यान रख रहे हैं। यू टॉकिंग अबाउट द कार्स दैट आर कमिंग इलेक्ट्रिक और एथनॉल या आपको बताओ, जो दिल्ली के UR2 में हमने 25 लाख टन कचरा दिल्ली का सेग्रीगेट करके डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो में 25 लाख टन कचरा डाल दिया। अब बाम्बू लगा रहे रोड के बाजू में। हमारा जो अप्रोच है वो डेवलपमेंट के साथ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। केवल एक तरफा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, राइट। तो ये कोशिश मैं करते रहता हूँ। दिल्ली देहरादून वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो बन रहा है, आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, जो बिल्कुल जंगल लाइफ को डिस्टर्ब ना करते हुए। आप कभी नागपुर आएगी तो नागपुर जबलपुर में पेंच टाइगर एरिया है, हाँ जी। उसके अंदर में हमने टाइगर और एनिमल के लिए बाईपास बनाए नीचे में। और वैसे ही बाईपास दिल्ली मुंबई में भी बन रहा है, राइट? बिकॉज मध्य प्रदेश और मैं गया राजस्थान। था, वो राजस्थान का फॉरेस्ट है ना, एक बच्चा ऐसा कार्टून लगा था, एक बच्चा अपने माँ को देखो, माँ टाइगर ऊपर बैठा है, हम जिससे गाड़ी जा रही, ऐसी टनल बनाई हमने। सो इज इट लाइक सी थ्रू टनल और ऊपर में फॉरेस्ट है, नीचे में टनल है। ओह, आप कभी जरूर देखने के लिए जाइए। हाँ जी। और कुछ साल पहले तक जिस तेजी से काम बढ़ रहा है, कुछ साल पहले तक हम देखते हैं 12 किलोमीटर पर डे का एवरेज था इन टर्म्स ऑफ हाईवेज बीइंग मेड, जिसका अभी आई थिंक पीक टच किया है अबाउट 37 किलोमीटर्स, 38। तो ये एक मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या चेंजेस आया है दैट द स्पीड हैज इंक्रीज सो मच, और क्या टारगेट रखा है आपने? टारगेट मैंने 60 किलोमीटर पर डे का रखा है, पर अभी तक वो पूरा हुआ नहीं है। आगे मौका मिलेगा तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अचीव कैसे हो रहा है कि इतनी जो स्पीड बढ़ रही है लोगों मैं में? केवल थोड़ी काम करता हूँ, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब लोग मिलकर काम रात दिन करते हैं। हमारी मिलीजुली टीम है, सबके प्रयासों का ये परिणाम है। और जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, हैज दैट हेल्प्ड इन एनी वे टू पुट द इंफ्रास्ट्रक्चर टुगेदर? पोर्ट को कनेक्टिविटी कहाँ चाहिए, एयरपोर्ट को कहाँ चाहिए। अभी हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, इकोनॉमी 32-33 बना रहे हैं। उसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, मेरा प्रयास है कि 2024 समाप्त होने के पहले लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में ले जाएंगे। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, यूरोपियन कंट्री की 12% है, अमेरिका की भी 12% है, और हम उसको सिंगल डिजिट 9 तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 7% कम होगा, इससे हमारा एक्सपोर्ट दुगना होगा और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। What is your ambition as a minister of road transport and highways? किस तरह से आपके विजुअलाइजेशन में how does the future of India look like? फ्यूचर बहुत कुछ सोचता हूँ, सब कुछ मैं कर पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं इतना ही सोचता हूँ कि कम समय में, जैसे वनडे क्रिकेट में रन निकाले जाते हैं, कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। सर, एज योर जॉब जो आज कर रहे हैं आप, कौन सी चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? वैसे ये तो जॉब मैं करते आया हूँ अनेक सालों से, पर जब आदमी को ढोने का काम करता था, साइकिल रिक्शा, 1 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते थे। मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई, उसका कानून बनाया, बहुत अच्छी और बात लगभग है। 1 करोड़ लोग जिनका शोषण हो रहा था, अब वो मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं। मेरे लाइफ का ये सबसे आनंद का क्षण है। ये बड़ा दुख उनको होता है एक प्रकार की गुलामगिरी से मुक्त था मेरी। महाराष्ट्रन फूड के अलावा आपको चाइनीज भी बहुत पसंद है? हाँ, ये चाइनीज है और मुझे ये पसंद है। ये लेंगे थोड़े? मैं लेती हूँ। ये भी खाइए आप थोड़ा, Thank ये you. भी अच्छी है। ये कमल ककड़ी जो है ना, इनके पास सुन रही हूँ मैं कमल। पर मैं सुना आपको खाने के अलावा म्यूजिक का भी बहुत शौक है। मुझे नई गाने नहीं ज़्यादा पसंद है, पुराने। उसमें मुझे किशोर कुमार, मुकेश की बहुत सुनते रहता हूँ, गुलाम अली। फिर मुझे लकी अली भी अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी मेरे लिए बहुत उससे गाने सुनता हूँ। संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, कवि सम्मेलन मैं बहुत करते रहता हूँ। मैं एक सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ नागपुर में, खासदार।
अच्छा। उसमें 17 दिन कार्यक्रम होते हैं, रोज 50,000 लोग रहते हैं। अभी क्रीड़ा महोत्सव शुरू है, 65,000 खिलाड़ी खेल रहे थे और इतना बड़े प्रमाण पे चल रहा है। फिर मैं एक एग्रो विजन बना करता हूँ, उसमें 5 लाख किसान आते हैं। अभी मैं उद्योग महोत्सव कर रहा हूँ, उसमें पहली बार कर रहा हूँ, उसमें भी 3-4 लाख लोग आएंगे। सर आप इतनी सारी चीजें करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं अपना टाइम, प्रायोरिटी? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। बिकॉज एग्रो विजन में काम करने वाले 300 लोग अलग हैं, सांस्कृतिक महोत्सव में काम करने वाले 300-400 लोग पूरे अलग हैं, उद्योग महोत्सव में एडवांटेज विदर्भ वो अलग है, और क्रीड़ा महोत्सव की टीम अलग है। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं शांति से चुपचाप बैठा हूँ, केवल मेरा नाम का उपयोग करके स्पॉन्सर लाने के लिए उपयोग होता है। बाकी दिस आई एम आस्किंग बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं भी काम कर रही हूँ। अब तक आपसे मिलने से पहले मुझे लग रहा था मैं बहुत बिजी हूँ, आपसे मिलने के बाद पता चल रहा है एक कि बात मैं देखना। कुछ भी बिजी नहीं हूँ। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सब चीज मैं करूंगा, मेरे से कोई कर नहीं सकता, ये गलत है। दूसरी बात, हर व्यक्ति को काम, हर काम को हर व्यक्ति, हर व्यक्ति को उचित काम और उचित काम के लिए योग्य व्यक्ति। दूसरा, टीम स्पिरिट। मैं बहुत बार ये उल्लेख करता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका उत्तर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही, पर आपको सबऑर्डिनेट रूप में काफी लोग मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये टीम है, अच्छी टीम बनाना एक विचारों की, ये इम्पोर्टेंट है। मैं रोड की, मेरे यहाँ हर जगह टीम है, मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। सक्सेस मुझे मिलता है, पर काम करने वाले अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने थोड़ी की है। मैं थोड़ी इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। काम करने वाले लोगों ने किया, क्रेडिट मुझे मिला, पर मैं ऊपर से केवल पॉलिसी कंट्रोल और डिवीजन वर्क, काम, परफॉर्मेंस। कितनी अच्छी बात है। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। बट यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑडिट एट लीस्ट, यस, 100%। दैट यू डू फुल्ली। मेरे यहाँ है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। I like honest people who can get the thing done, but I dislike honest people who don't want to take the decisions. Fast track decision making process, ये सक्सेस स्टोरी में मैं कोई भी निर्णय 5-10 मिनट में करता हूँ, मुझे समय नहीं लगता। और क्या बेसिस होता है कभी कोई डिसीजन लेने का? मेरा आईक्यू के हिसाब से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा कॉन्शियस परमिट करता है वो बात बता देता हूँ। और अगर कोई फैसला कभी गलत हो जाए तो होता है या नहीं? तो रास्ते पे जो चलता है उसका एक आधा बार एक्सीडेंट होता ही है, इसका मतलब वो आदमी गलत है या रास्ता गलत है, ऐसा नहीं होता। हर फेल्यूर तुमको भविष्य की दिशा सिखाता है, हर फेल्यूर उस अनुभव से आपको भविष्य की उचित दिशा दिखाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर गलती किसी और से हो तो आप किस तरह से समझाते हैं, डांटते हैं? व्हाट डू यू डू? मैं प्रेम भी करता हूँ, डांटता हूँ, ऐसी तैसी करा देता हूँ। ऐसी की तैसी। अब मैं क्या क्या बोलता हूँ ये आपको नहीं पता। बड़े बड़े लोगों ने मेरी बहुत गालियाँ खाई है। और अगर आपको कभी कोई फीडबैक मिलता है कि ये आपने ठीक नहीं किया या कुछ, तो आप मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ कि जब वो कह रहे तो कहीं ना कोई गलती हुई है, उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। आपको जब लोग प्रेस करते हैं आपके काम के लिए, आपको खुशी होती है? और अगर कोई आपने नेगेटिव फीडबैक देता है, हाउ डू यू टैकल दैट? मुझे कोई प्रेस करता है तो खुशी नहीं होती, और कोई निगेटिव बात कहता है तो नाराजी नहीं होती। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल, मैं अपना चलते रहता हूँ। ना कौन क्या लिखता है और क्या बोलता है उसके बराबर। पर ये कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद आया होगा या? पहले से मेरा स्वभाव ऐसे ही है, मैंने लाइफ में ऐसे ही चलता आया हूँ और मुझे ऐसे ही चलना है। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई नेचुरल लाइफ। अगर पॉलिटिक्स में हो, अगर जनता पसंद करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। कोई मंत्री नहीं बना तो बिगड़ता थोड़ी है, मैं काम करते रहूँगा। आपने जब ये शुरुआत की थी, आपका कोई ऐसा एम्बिशन था कि मुझे इस पोजीशन तक पहुंचना है, और अभी भी आप ऐसा सोचते हैं कि इसके बाद मुझे क्या मेरी करना कोई है? एम्बिशन नहीं थी, कोई एम्बिशन है।
मैं शांति से सोता हूँ, रात को मुझे अच्छी नींद लगती है और भगवान ने मुझे जो कुछ दिया मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, यही मेरा फीलिंग है। पर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी लो पॉइंट नहीं आया है जहाँ आपको लगे कि बेफिक्र हूँ, खुशी से काम करते रहता हूँ। देखिए, अपना लाइफ अपने हिसाब से मैं जीता हूँ। मैंने अपना बायोडाटा कभी नहीं लिखा, न छापा, कुछ मांगने के लिए कभी किसी के पास नहीं गया। मैं इस हमारे पार्टी का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना, मुझे पता भी नहीं था। मैं पोस्टर चिपकाता था, कभी दीवारों पर लिखता था, वहाँ से शुरुआत हुई। मेरी माँ एमपी नहीं थी, पिताजी एमएलए नहीं थे। मैं काम करते रहा एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में। मैं स्टूडेंट लीडर था, युवा था। स्कूटर पर 4-4 लोग बिठाते थे और आखिरी वालों को बोलते थे नंबर प्लेट पे हाथ रख। वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई। मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का। हाँ जी। तो मुझे भगवान ने मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया। मैं खुश हूँ और समाधानी हूँ। एंड यू नो, इवन इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल इतना कुछ हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ हाईवेज बीइंग बिल्ड। मैं जानना चाहूंगी गाड़ियों का क्या हो रहा है? आपके पास कोई फ्लाइंग कार भी है और हमें मिलने वाली है फ्लाइंग कार इन द फ्यूचर? ये मैंने एमपीबीएस सी प्लेन लाया था जब मुंबई के समुद्र में पानी पे उतरा था। तो ट्रांसपोर्ट में मैं अभी रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। बंगलोर में 200-250 सीटर डबल डेकर बस आसमान में चलने वाला प्लान कर रहा हूँ। और अभी दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे का प्लान कर रहा हूँ, केबल बस का। तो मैं मुंबई में मैंने नए एयरपोर्ट को जो बन रहा है उसको कहीं से भी 17 मिनट के लिए 17 मिनट में जुड़ेगा, ऐसी वाटर टैक्सी का कार्यक्रम बनाया था। वाटर टैक्सी? हाँ, कल्याण और वसई विरार से 17 मिनट्स में एयरपोर्ट से। तो रोड का ट्रैफिक कम होगा। मैं अभी 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर भी बना रहा हूँ। और मुझे मैं बहुत कॉमन विद्यार्थी हूँ, कोई इंटेलिजेंट और जीनियस वगैरह नहीं हूँ। एक रोपवे बनाना था माहौर में। तो मुझे लगा कि उसकी कॉस्ट आई 150 करोड़। फिर मैंने सोचा, मैं एक वे आउट बताता हूँ। हम लोग रेडीमेड फास्ट लिफ्ट 6 लिफ्ट लगाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर ट्रैवलर लगाएंगे, फिर लिफ्ट लगाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो वो 150 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने 30 करोड़ में कर लिया। बट यू नो, आपसे बात करके मुझे एक ख्याल आ रहा है कि आप जो सोच सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। मैं जो सोचता हूँ वो 100% अभी तक अचीव हुआ है। मुझे कोई पत्रकार मेरे कोई डिक्लेरेशन के बारे में उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता, ये मैं नम्रतापूर्वक बता रहा हूँ। और एक आधी बात नहीं करनी है तो डंके के चोट पर बिना संकोच पब्लिकली कहता हूँ, ये होगा नहीं, मैं करूँगा नहीं। और आज तक मेरे लाइफ में मैंने झूठ नहीं बोला है, झूठ आश्वासन नहीं दिया। जात पात की राजनीति में मानता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। सब मेरा परिवार है और सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही मोदी जी ने कहा और मैं उसी का अनुकरण करता हूँ। और मतलब आपकी कॉन्वर्सेशन सुनकर ना, ऐसे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी हाई टेक जीनियस से बात कर रही हूँ, साइंटिस्ट से बात कर रही हूँ, जो ऐसी सब चीजें बता रहे हैं, फ्लाइंग कार्स, वाटर टैक्सीज, लिफ्ट। ड्रोन में ऐसी अभी 200 किलो वजन का ड्रोन मैंने लॉन्च किया था। 200 किलो का? हाँ, अब मैं आने वाले समय में 600-800 किलो का आएगा। तो 4 लोग बैठ के टैक्सी जैसा ऊपर से उड़ेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से उड़ के यहाँ उतरेंगे। ये दुबई से पहले होगा हमारे यहाँ या दुबई के होने के बाद? मैं अभी ये जो है ना फास्ट जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी ना, हाइपरलूप, अभी मैं दुबई में देख के आया। ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने की, उसको इंडिजिनस बना के, ताकि दिल्ली से मुंबई 3 घंटे में चल जाएंगे। आपको घूमने का शौक है? आप इतने रोड्स बना रहे हैं अलग अलग जगहों के लिए, कनेक्टिविटी। नहीं पाता हूँ, मेरे को शौक है पर जहाँ पर साल में एक बार मेरे परिवार के साथ कहीं हम जाते हैं। कभी फॉरेन जाने का मौका मिलता है तो या कहीं हिंदुस्तान में भी घूमते रहते हैं। और मेरे मित्र आते हैं साथ में, उनको भी लेके जाता हूँ। अच्छा, कोई आपकी फेवरेट जगहें हैं इंडिया में और बाहर? अभी तो हम तो ज्यादातर गोवा जाते हैं। अच्छा, आपको बहुत पसंद। ओके। और अब्रॉड कोई जगह? अब्रॉड में ऑस्ट्रिया में गया मैं बहुत बार, 2-3 बार। ऑस्ट्रिया अच्छा लगा। ऑस्ट्रिया अच्छा लगा आपको? ठीक है, ओके। तो आपकी सारी जो इंस्पिरेशन आती है कई बार कुछ बिल्ड करने की, अब्रॉड से भी आती है जब आप जाते हैं? मैं जीवन में एक फिलोसफी का, 2 फिलोसफी का अनुकरण करता हूँ। नो पर्सन इज बेस्ट, नो मटेरियल इज बेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। ये एक मेरी फिलोसफी है। दूसरी है,
Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. दोनों बातों के आधार पर मैं वर्ल्ड में जो अच्छा है वो देश में लाने की कोशिश करता हूँ। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब मेरे डिपार्टमेंट में आती है तो अभी 12.5 लाख करोड़ की बनी। हम 7वें नंबर पे थे, हम 3रे नंबर पर आए और 4 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला है। देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी स्टेट और सेंट्रल को देती है। तो देश का विकास करने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए। तो मैं अक्सर सोचता हूँ जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो हिंदुस्तान में कैसे बन सकती है। That's the premise of your thought in terms of also development. Yes. Roads हो या जो भी हो, गाड़ियाँ हो, सब इंडिजीनियस हो, इंडिया में कैसे बढ़ सकता है? बिकॉज उसी से इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तभी हम आत्मनिर्भर भारत और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। आप फिल्में देखते हैं? पहले बहुत आनंद, मैं दीवार, जंजीर बहुत बार देखते थे। वैसे 3rd क्लास में पिक्चर देखता था और नाटक पीछे से देखता। अभी नहीं, ज्यादा टाइम नहीं मिलता अभी है। नहीं होता क्योंकि मेरे सिक्योरिटी के कारण लोगों को तकलीफ होती है। अच्छा। मेरे आजू बाजू लोगों को बैठने नहीं देते, फिर पुलिस वाले आते हैं, तो मैं घर में ही देखता हूँ। तो आप फेमस जो हुए हैं, इससे आपको खुशी होती है या आपको रिस्ट्रिक्टेड फील होता है? रिस्ट्रिक्टेड फील होता है। आई रिस्ट्रिक्टेड। डोंट हैव ऑप्शन, बट या मैं फुटपाथ पे खाने वाला, कहीं घूमने वाला, कहीं जाने वाला, दैट वाज माय ओरिजिनल लाइफ। राइट। थोड़े से रिस्ट्रिक्शन से थोड़ा आता है। डू यू हैव अ फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? अमिताभ बच्चन, ओके। एक्ट्रेस रेखा। ओके। और आप सोशल मीडिया पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं? मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरा जो होता है वो रिकॉर्ड होता है। हाँ। मुझे पता चलता है इतने करोड़ों लोगों ने देखा। तो मेरे फॉलोअर 4.5 करोड़ हो गए। वाओ। कोई प्लानिंग नहीं मेरा, हाँ। कोई योजना नहीं, और मैं अपने भाषण भी सुनता नहीं, जो मन में आता है बोलता हूँ। पर आप ऐसे रील्स नहीं देखते हमारी तरह? हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं फोन पर। रील्स देखता हूँ तो संगीत की देखता हूँ, अच्छा। यूट्यूब पर वगैरह में देखते रहता, बैठे बैठे देखते रहता हूँ। अच्छा। कोई गाना अच्छा सुनते रहता हूँ। आप मुंबई भी आओ, हम मुंबई वाले भी आपको मिस करते हैं। तो मुंबई ये मेरा फेवरेट है। 18 साल मेरी राजनीति मुंबई में हुई, राइट, पर आजकल मुंबई में कम जाता हूँ। मुझे भी फील होता है, राइट। पर मुंबई इज माय फेवरेट डेस्टिनेशन। आई लाइक मुंबई वेरी मच। यस, सेम हियर। फिस्ट बम्प। थैंक यू। और आपने बताया आपको म्यूजिक और कार्यक्रम देखने का शौक है, बट व्हाट अबाउट गाने का? आपको गाने का शौक मैं है? मुकेश के गाने बहुत सुनता हूँ, और आजकल यूट्यूब पर जब हवाई जहाज में इधर उधर बैठता हूँ सुनते रहता हूँ। मराठी के गाने बहुत पसंद है। अरुण दाते, सुधीर फड़के, लता मंगेशकर, आशा भोसले, हाँ जी। पुराने गीते सुनते रहता हूँ। तो आज बिफोर वी लेट यू गो आप एक गाना गा लेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? नहीं गाता। एक बार मैंने गाया था, पूरे मीडिया पे वो वायरल हो गया था। वायरल हो गया था। वायरल हो गया, तब से मैं डरता हूँ। पर अच्छा ही होगा ना। आप वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत क्या वायरल होता है। है कि कुछ चीजों के बाद समाज में तुमने कुछ भी किया तो वो लोग एकदम देखते हैं। True. गाना तो मैं बाथरूम सिंगर हूँ। It was lovely talking to you. Thank you. और thank you very much for hosting us for this delicious Sunday dinner. अब इनको खिलाइए। हाँ जी जरूर। Thank you so much. साइजिंग ब्लीचिंग करेंटिंग उसी के ऊपर, और प्रिंटिंग फ्रूट वेजिटेबल का, और पत्ते रखकर। ओह वाह। और ये अमिताभ बच्चन जी को मैंने दी थी। वाह, मुझे आज डिलिशियस खाना मिला है, बहुत सारी गिफ्ट्स मिली है, बहुत मजा आया। सर यहाँ कोई रहने की जगह है क्या सर? मैं कल यहीं रह जाऊंगा। ये यंग एज की है ना? हाँ, अभी भी ऐसी ही है। हाँ। ये आज के दिन ना मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं सुबह का खाई जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और वीडियो में भी इतनी खाने की बातें हो रही थी। और भाई वो इतना खाई जा रहा है कि इसी चक्कर में ये जंक फूड ही खाई जा रहा है। तो यार कुछ और नजर आ ही नहीं रहा। सुबह पराठा खाया इसने, वो भी साग के साथ, और फिर उसके बावजूद इसको भूख लग रही। चलो कोई बात नहीं, अभी खा लेना बाद में। बट हाँ, मैं आज ही बात करना चाहूंगी नितिन गडकरी सर के। हम लोगों ने पहले भी एक कॉन्वर्सेशन सुनी थी रणवीर के साथ। हाँ। उस टाइम पर भी बहुत मजा आया था। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, बड़े बिंदास हैं, लाइक खुल के बात करने वाले। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, और मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ। और ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि मतलब ठीक है, रहना चाहिए। हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए, जैसे अब वो हैं थोड़े हेल्थ को लेकर कॉन्शियस।
बट एक बोलते हैं ना कि सही वाला फूडी होना वो उनमें नजर आता है। अच्छा वैसे जो है ना मैं कहूँगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अच्छा इनके एक हेल्दी सोच रखने वाले इंसान जो है ना वो लग रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गाड़ियों की अगर बात की जाए तो गाड़ियों में भी वो किस तरह एक रेवोल्यूशन लेकर आना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो है खाने में तो भाई वो वैसे ही वो मुझे लगता है कि खुद ही शेफ हैं, वो जिसे भी टेस्ट करते हैं बता देते हैं। सीरियसली मैं सोच रही थी हम लोग खाना खाते हैं हमें पसंद है, बट मुझे कभी ऐसा नहीं आज तक पता चला कि ये किस रेस्टोरेंट से खाना है या मतलब यार टेस्ट के वैसे अकॉर्डिंग। ना लिटरली लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि फलानी जगह पे फलाना रेस्टोरेंट है, फलाने से ये खाना जो है वो आया हुआ है। लोग होते हैं वो अलग बात है कि हम जैसे लोग जो है ना उन्हें इतना ज़्यादा इस चीज़ वैसे भी ना खुशबू आ रही किसी चीज़ की मुझे पता नहीं किस लिए आ रही है, लेकिन लोगों को जो है ना पता चल जाता है। वेल मैं बात बोलूँगी कि जिस तरीके से हम काम को लेकर भी बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो कि अपनी टीम को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। अभी नितिन जी की बात करें तो जिस तरह से वो अपनी टीम को क्रेडिट दे रहे थे और वो ये बार बार बोल रहे थे कि मैं तो कुछ नहीं करता, सब जो चीज़ें हैं जो जितने भी सेगमेंट्स उनके अंडर आते हैं उन सबको टीम्स हैंडल करती हैं और वो सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो इंस्पेक्शन करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ये चीज़ नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो ऊपर इंसान बैठा होता है ना उसका सब चीज़ों को लेकर चलना बड़ा मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ क्रेडिट देना ये बड़ी बात है। और उन्होंने बोला भी कि वो सब काम करते हैं, रिकॉर्ड्स बनते हैं और जो पब्लिसिटी है वो मुझे मिलती है। भाई देखें हर काम में ना कोई भी डिपार्टमेंट और चेक एंड बैलेंस रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासतौर पर आपके फाइनेंस में अगर देखा जाए तो वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। लेकिन जो है मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री यहाँ पे करूँगा कि भाई जो है ना वो जैसे उन्होंने क्रेडिट अपनी टीम को दिया तो बहुत सारे लोग जो है ना वो नहीं देते। बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में रहे, वो डिसेंट्रलाइज नहीं करते, वो चाहते छोटा से छोटा भी 1 इंच भी आगे जाना हो ना तो भाई फैसला जो है ना मैं सोच रहा हूँ उसके मुताबिक हो या मैं ही जो है फैसले ले पाऊँ। लेकिन जिस तरह उन्होंने भाई पावर को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है और डिसीजन मेकिंग जो लोग हैं उन्हें आगे उन्होंने किया हुआ है, तो भाई मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही चीज़ है और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचीव भी कर पाए हैं। और मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने कोई भी काम करना है उसमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप एक बड़े पद पर चले जाते हैं तो अक्सर लोग ना अपना पास थोड़ा भूल जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है इंडियन जितने भी लीडर्स हैं मैंने उनको देखा है कि लाइक वो जब भी बात करते हैं ना मतलब वो कभी भी उस चीज़ को बताने में हिचकिचाते नहीं, शर्म नहीं महसूस करते। जैसे वो बोलते हैं कि मतलब मैं तो ऐसे लाइक रोड पर खाने वाला इंसान था और वो अपने बारे में बताते हैं। और ये हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में भी देखा था। सो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आप जो हो आप वो ही लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, ना कि कुछ और बनने की कोशिश करते हो। क्योंकि मैंने हमारी सोसाइटी में देखा है कि यहाँ पर ना लोग जो नहीं होते ना वो बताने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो है ना हमारे यहाँ पे अपने आप को बड़ा चढ़ा कर जो है वो दिखाने की बताने की जो है ना वो लोगों को जो है ना एक लत सी लगी हुई है, ठीक है। तो वो उसी पे बड़े लंबे अरसे से जो है ना एक फेक ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल मैं एग्री करूँगा, इवन के जब क्या नाम लेते हैं हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था तब हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि इंडियंस जो है ना यार वो बहुत सिंपल रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल है। और ऑन दी अदर साइड हम अपने आप को जब देखते हैं ना तो भाई यहाँ से आपने ना बाजार तक जाना हो ना, जब तक आप अपने आप को पूरा टिप टॉप नहीं ना कर लेंगे नहीं जाते। ट्रू, लेकिन देखो ना ये मैं कहती हूँ कि एक ऐसा कल्चर बन गया हुआ है कि हम अगर इंडिया में देखें तो इंडिया के जितने भी आपको लीडर्स नजर आते हैं बहुत सिंपल पर्सनालिटी उनकी नजर आती है। इवन के जो महिलाएं हैं वो भी। और ये जैसे हम लोग निर्मला जी की बात करें, फिर उससे पहले हम लोग सुषमा स्वराज जी की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें, इंडियन प्रेसिडेंट एग्जैक्टली सबसे पहले उनकी बात करें। ऑन द अदर साइड अगर हम अपने कंट्री में देखते हैं ना तो इतना मेकअप किया होता है और ये ना बहुत ही फैंसी डिज़ाइनर कपड़े पहने होते हैं। सो मुझे ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस लगता है और उस चीज़ का मुझे एक असर भी नज़र आता है लोगों के अंदर भी। मतलब मुझे लगता है कि लोग जो है ना दोनों साइड के अगर हम देखें तो उनकी अप्रोच कितनी डिफरेंट है। और ये अप्रोच बहुत मैटर इसलिए करती है कि आपको अपने साथ सबसे पहले ट्रूथफुल होने की बहुत ज़रूरत है। अगर तो आपके लीडर और आपकी जनता ऐसे लीडर्स को चूज़ करती है जो कि वाकई में ट्रूथफुल हैं तो मुझे लगता है कि आप
वाकई में सक्सेसफुल होते हैं बिल्कुल, अपनी आपके life में। पॉलिटिकल हाँ। लीडर्स जो हैं वो आप पे बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। फिर बाद में बात करें सर्दी की, तो भाई कोई शक नहीं, कक्कर पड़ा भाई। दिल्ली की सर्दी में मुंबई की सर्दी में बहुत फर्क भाई है। लाहौर की सर्दी और दिल्ली की सर्दी equal ही है। कल जो है ना हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर शुभांकर, उन्होंने टेम्परेचर लगाया हुआ था 16 था उस टाइम पुणे का टेम्परेचर ना, तो मेरा ख्याल है उस टाइम लाहौर का 10 चल रहा था। और लाहौर का जो लोवेस्ट में चल रहा है 4, 5 और हाँ। एक दिन 3 भी था। हाँ। सो भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बट ये कि बारिश नहीं हो रही तो उसकी वजह से जैसे उन्होंने कहा कि पोल्यूशन जो है वो सबसे बहुत बड़ी ज़्यादा, प्रॉब्लम है यहाँ पर। बिल्कुल। आज तो इतना ज़्यादा कोहरा था, यानी कि फॉग थी कि ऑलमोस्ट 9 बजे तक भी फॉग आपको जो है वो नज़र आ रही थी। वैसे स्मॉग और फॉग मिक्स ही होती है, बिल्कुल। बट ये कि काफ़ी ज़्यादा आज ठंड है काफी यहाँ था, पर। हाँ। हाँ फॉग ही। एनीवे गाइस, ओवरऑल आप जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।